आपको जाना है ना, बाहर जाइए, रक्षा पकड़े और निकलिए। मेरा दिमाग ना खराब करो माजूद। ये बंगला, ये कार, सब कुछ मेरा है, मेरी बीवी का है। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? मतलब ये कि ऐसी दौलत जिसकी वजह से अरीना जान से गई और अहमद भी जेल की सलाखों के पीछे है। ये दोनों बुज़दिल हैं, मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है इनमें। वैसे फूफा बहुत कर रहा था वो, लेकिन जैसे ही मैं उसके सामने आया ना, उसकी हालत देखने वाली थी यार। मैंने उसे समझाया भी है, डराया और धमकाया भी है, लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि मेरी किसी बात का उस पर कोई असर नहीं हुआ है। जाहिर सी बात है, वो फ्रॉड इंसान है, रकम हासिल करने आया है। इतनी आसानी से वो लोग जान थोड़ी छोड़ेंगे। फाखरा जी, आप किसी और से बात क्यों नहीं करती? बात करना इतनी मुश्किल बात नहीं है, 1 मिनट लगेगा मुझे बुलाने में, और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरी मदद के लिए फौरन वो आ जाएंगे। तो फिर बात ना करने की क्या वजह है? देखो महविश, बदनामी हो जाएगी। 4 लोग अगर उसकी बात सुनेंगे तो कोई एक तो होगा ना जो रफीक की बात को सच मान लेगा, और मैं ऐसा चाहती नहीं। अगर आप मेरी बात माने तो आपको एक मशवरा दूं मैं आपको। हाँ बोलो। देखो महविश, कोई भी बात करने से पहले सिर्फ इतना सोच लेना कि तुम काफी अरसे से यहाँ रह रही हो और घर के तमाम मामलात और सब बातें तुम्हें पता है। सो प्लीज कोई ऐसी बात नहीं करना जिसकी वजह से मुझे कोई तकलीफ हो। नहीं फाखरा जी, मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रही। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मेरी इस सिलसिले में माजिद साहब से और हबीब से बात हुई है, और हम सब का मुश्तरका फैसला ये है कि इस मामले से हमें मिलकर ही निकलना होगा। और आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, आपकी ही बात को जहन में रखते हुए मेरी बात हुई है रफीक से, और मैंने बहुत नरम लहजे में उससे बात की है ताकि उसको ऐसा लगे कि मैं उसकी तरफदार हूँ। और उससे क्या होगा? इससे ये हो सकता है कि रफीक अपना असल मकसद मेरे सामने बयान कर दे, और जब उसे ऐसा लगेगा कि मैं उसकी खैरख्वाह हूँ तो वो मेरे हाथ में होगा, फिर उसे कवर करने में आसानी होगी। देख लो, किसी नई मुसीबत में गिरफ्तार ना हो जाना। वो आदमी वैसे भी तुम्हें परेशान करेगा। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि रफीक मुझे नहीं जानता। इस मसले का जल्द अज जल्द कोई हल निकालते हैं। तुम बहुत अच्छी हो महविश, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज है। क्या हुआ? बात की है बाजी से? परवीन, तुम तो जानती हो कि उनका जवाब क्या होगा। मना कर दिया क्या? हाँ और क्या, कहने लगे कि मैं कमाल से किस तरह कहूँ, उसके तो मुझ पे बहुत सारे एहसानात। एहसानात का मतलब ये तो नहीं है कि बदले में अपना सब कुछ कुर्बान कर दे। अरे उनके ख्याल में तो यही है ना, कहते हैं कि जो कुछ करना है अपनी मेहनत से करो और मेरी दौलत पे नजर मत रखो। बाप दादा की दौलत अगर औलाद के काम ना आए तो फिर किस काम की? पता है परवीन, अब्बा जी मुझसे कहने लगे कि ये सब कुछ मैंने अपनी मेहनत से बनाया है और मेरी दौलत पे कोई नजर ना रखे। तो फिर हमसे खिदमतें क्यों ले रहे हैं जब हमें कुछ मिलना भी नहीं है? यार ये सब कुछ हम अपनी लालच में कर रहे हैं। इसमें लालच की क्या बात है? ये हमारा हक है। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि ये घर मेरा था और तुम्हारे बहकावे में आकर मैंने दोबारा कागजात अब्बा जी को वापस कर दिए। अब सोचो हमारा क्या होगा। तुम सख्ती से अब्बा जी से कहो कि वो फाइल ला कर दें। अरे हम सख्ती करने की पोजीशन में नहीं, अब तो घर भी उनके नाम पे है। अगर उन्होंने हमें अपने घर से निकाल दिया तो सोचो क्या होगा। और तुम तो जानती हो उन्होंने घर अपने नाम करवा लिया। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। नहीं फाखरा जी, हम आपको कैसे छोड़ देंगे तना, हम भी आपके साथ जाएंगे। आप ये क्या तरीका है, किसी के भी कमरे में आप इस तरह घुसे चले आएंगे? फाखरा, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। फाखरा जी, आप इनसे कोई बात नहीं करेंगी। नहीं माजिद, हमें इसकी बात सुननी चाहिए कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। आपको जो कुछ भी कहना है आप हमारे सामने कहें।
फाखरा जी हमारी बीवी है और कोई बात छुपी हुई नहीं है हमसे, समझा? वैसे माजिद सही कह रहा है, क्योंकि बाद में मैंने सब कुछ तो माजिद को बता देना है। अब अगर आपकी तसल्ली हो गई हो तो आप वो बात करें, वरना यहाँ से जाइए। ठीक, मैं चला जाता हूँ। वैसे इस बात में तुम्हारा ही भला था फाखरा। वैसे आपसे भलाई की तवक्को रखना ऐसे ही है जैसे जहरीले सांप से तवक्को रखना कि वो डसना छोड़ दे। तो मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो माजिद मियां? हम आपका मजाक उड़ाने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि आपका मजाक उड़ा रहे हैं। प्लीज माजिद, तुम थोड़ी सी देर के लिए बाहर चले जाओ। आखिर मैं सुनूं तो सही ये क्या कहना चाह रहा है। प्लीज। ठीक है, आप कहती हैं तो हम चले जाते हैं। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा भाई। अरे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं करती हूँ कुछ। अम्मा क्या करोगी? अब्बा जी ने तो नईम को साफ साफ मना कर दिया है। उसके मना करने से क्या होता है? उसके मरने के बाद तो सब कुछ नईम का ही है ना। लेकिन अम्मा, अब्बा मरेंगे कैसे? हट्टे कट्टे तो हैं और एक खांसी ही तो है उन्हें, और खांसी से मरता ही कौन है? मरता नहीं है तो मार देते हैं, ये कौन सा मुश्किल काम है? पर अम्मा ये होगा कैसे? अरे सब हो जाएगा, बस देखती जा। इंसान जब कुछ करने की हिम्मत करे ना तो अल्लाह सब कुछ रास्ते बना देता है। अम्मा गलत काम के लिए तो अल्लाह रास्ते नहीं बनाता ना। अरे तो हम कौन सा गलत काम कर रहे हैं? अपना हक वसूल करने का तो ऊपर वाले की हुक्म दिया है। देख लो अम्मा, अब कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। अब उल्टे को सीधा करना ही पड़ेगा। बड़े मियाँ का दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो गया है, उसे दुरुस्त करने का वक्त आ ही गया है। अम्मा, अब्बा जी बहुत चालाक हैं, उन्हें जरूर मालूम होगा कि उनके इनकार के बाद क्या हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखना परवीन, इंसान अपनी औलाद की तरफ से गाफिल ही रहता है। अम्मा, तुम नईम से बात करोगी? देखती हूँ, फिलहाल तो तू मुझे कोशिश करने दे। अरे माजिद भाई, आप बाहर क्यों आ गए? क्या बताएं आपको बाहर क्यों आ गए? वैसे आप फिक्र ना करें, रफीक को मैंने अपनी जबान में बहुत कुछ समझा दिया है, अब आप लोगों को तंग नहीं करेगा। क्या खाक समझाया आपने? अभी भी अंदर बैठे हुए हैं वो। तो भाई आपको भी बैठना चाहिए था ना उसके सामने। अरे कैसे बैठ जाते? फाखरा जी है ना, आप बाहर जाएं, आप बाहर जाएं। अरे भाई, रफीक को पैसों के अलावा और क्या बात करनी होगी? ये तो हमें नहीं पता, फाखरा जी बताएंगी कि क्या जवाब दिया। मेरा तो जहन ये कहता है कि फाखरा मैडम को चाहिए कि उसे टरखा दें। हम भी यही चाहते हैं, साफ साफ बोल के बात को खत्म करें। हाँ बोलो, क्या मसला है? कमाल करती हो जाना, तुम जानती हो मैं तुमसे क्या कहने वाला हूं। ज्यादा सस्पेंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, काम की बात करो। फाखरा, मुझे 25 लाख रुपए दे दो, मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से निकल जाऊंगा। अच्छा, इस बात की क्या श्योरिटी है कि तुम वापस नहीं आओगे? मेरी जुबान ही मेरी गवाही है। ना तो मुझे तुम पर भरोसा है और ना ही तुम्हारी जबान पर। तुम पहले भी यही सब बातें करके मुझसे लाखों रुपए ले चुके हो। देखो फाखरा, मैं खुद भी शर्मिंदा हूं इस पे और चाहता हूं कि कोई कारोबार शुरू कर लूं, लेकिन तुम तो जानती हो ना कि कारोबार के लिए पैसे की जरूरत होती है। एक बार अगर मैं कारोबार शुरू कर लूं ना, तो फिर मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं होगी। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? यही कि तुम मुझे तलाक पेपर पे लिख के दोगे। ऐसा तो मैं कभी नहीं करूंगा। तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगी। चलो ठीक है। हाँ, नहीं, अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, ठीक है? अल्लाह हाफिज। खैरियत, मुझसे कोई काम था? नहीं, कोई काम नहीं, मैं चाय बनाने जा रही थी, सोचा आपसे पूछ लूं, आप पियेंगी? अब तुम इतने खुलूस से कह रही हो तो पीनी पड़ेगी, बना लो। सुनो, मुझे तुमसे एक बात करनी थी।
मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अक्लमंदी का फैसला कर लिया आपने। मेरे ख्याल से आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला है ये। हाँ भाई, वैसे भी यहाँ रहने का क्या फायदा जब अपना खून ही अपना ना समझे। ये तो सरासर जिल्लत हुई ना। अरे वाह हाजरा जी, आज तो आप बहुत समझदारी की बातें कर रही हैं। लगता है मेरी बातों का आपके दिलो दिमाग पे काफी असर हुआ है। मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ जो अपना नफा और नुकसान ना समझे। वैसे एक बात पूछूं आपसे, आपको कितने पैसे दिए रफीक ने इस सारे ड्रामे के? क्या ड्रामा? कौन सा ड्रामा? कौन से पैसे? क्या बोल रही हो तुम? अब ज्यादा अनजान तो ना बने ना, मैं आपके बारे में सब कुछ बहुत पहले से जानती हूँ। एक तो तुम्हें अपना समझकर मैंने कुछ दिल की बातें कर ली, तो तुम इतनी बकवास कर रही हो। वो तो फाखरा जो है ना, वो अपनी माँ से बात नहीं करती, इसलिए तुम जैसों के मुंह लगना पड़ता है। फाखरा के पास उसकी माँ के लिए तो बहुत ज्यादा वक्त है, लेकिन आपके लिए नहीं है। चले मैं चाय लेके आती हूँ आपको। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, या तुम्हारी अकल घास चरने चली गई है? 25 लाख रुपए, इतनी तो तुम्हारी औकात भी नहीं है। औकात की बात मत करो तुम फाखरा। अगर तलाक चाहिए तो 25 लाख रुपए दे दो, मैं तुम्हें लिख कर दे दूंगा। तुम मुझे तलाक दे चुके हो, अगर तुम मुझे लिखकर नहीं भी दोगे ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक मैं तुम्हें लिख कर नहीं दूंगा, माजिद से तुम्हारी शादी गैर कानूनी ही रहेगी, और निकाह पर निकाह की सजा तुम अच्छी तरह जानती हो। मैं तुम्हारी किसी भी बात पर भरोसा नहीं कर सकती रफीक। अगर मैंने तुम्हें तलाक लिख कर दे दी ना, तो तुम्हारे सर पर लटकती हुई ये तलवार हमेशा के लिए हट जाएगी। फैसला तुम खुद कर लो। माहीन, इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोले। मैं तुम्हें मजीद इस घर में अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या मतलब? समझी नहीं। जो मैं कह रही हूँ तुम सब समझ रही हो। तुम इतनी देर से बाहर मुख्तार साईं के साथ बैठी हुई थी, तुम्हें इतनी भी शर्म और लिहाज नहीं कि घर में सब लोग मौजूद हैं? ये आपके जहन की गलाजत है जो आपकी जुबान पर आ गई है, वरना खुदा जानता है कि मेरा और मुख्तार साईं का बहुत पाकीज़ा रिश्ता है। तुम्हारे दिल में क्या है ये तुम अच्छे से जानती हो माहीन। मुझे अपनी सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो समझना है आप समझती रहे। अगर तुमने मुख्तार साईं से शादी कर ली तो ठीक है, और अगर नहीं की है तो हमारे घर में ये गुनाह का कारोबार मत करो। इतने इल्जामात मुझ पर लगाने से पहले अपने भाई से क्यों नहीं पूछ लेती कि मेरा उनका क्या रिश्ता है? उनसे मैं पूछ लूंगी, पर तुम एक बात कान खोलकर सुन लो। तुम आज के बाद मुख्तार भाई के आसपास भी नजर आई, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम भी हद करते हो रफीक। एक ना दो पूरे 25 लाख रुपए मांग लिए, ये जानते हुए भी कि वो कभी इतने पैसे नहीं देगी। खाला कोशिश करने में क्या हर्ज है? 25 लाख से बात शुरू हुई है तो 10-15 तक तो जाएगी। इस बात को तो तुम भूल ही जाओ रफीक। अगर उसके हस्बैंड को ना पता होता ना तो फिर तो कोई बात भी थी और वो ब्लैकमेल हो जाती, लेकिन जब उसे मालूम है कि उसके शौहर को भी ये बात पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तो वो भला तुमसे क्यों डरेगी? बस देखती जाओ खाला, मैं अब करता गया ऐसा ड्रामा मैं रचाऊंगा यहाँ इस घर में कि उनकी नस्लें याद रखेंगी। बस बातें ही बनाते रहना। क्या कर रहे हो? आपको नजर नहीं आ रहा मैं टीवी देख रहा हूँ?
वो तो नजर आ रहा है, लेकिन मैं कहने ये आई थी कि आखिर कब तक अकेले पड़े रहोगे? माशाल्लाह से खूबसूरत हो, सेहतमंद हो और उम्र भी कोई इतनी खास नहीं है। अगर कहो तो मैं तुम्हारे लिए कोई रिश्ता तलाश करूं? ठीक। क्या 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 मतलब है आपका? मतलब ये है कि तुम शादी कर लो। आखिर कब तक औलाद के मोहताज रहोगे? शादी? हाँ, शादी। बुढ़ापे में एक साथी की जरूरत ज्यादा होती है, और वैसे भी जवान औलाद के पास इतना टाइम कहाँ होता है कि अपने बूढ़े माँ बाप के दुख सुख सुने। आप ये बताएं कि इस उम्र में मैं शादी करता अच्छा लगूंगा? ऐसे बुरे भी नहीं लगोगे। अरे खातून, आप क्यों मेरा मजाक उड़ा रही हैं? मैं इस बुढ़ापे में तमाशा बनना नहीं चाहती। और वो जो अपने बच्चों के हाथों जलील हो रहे हो वो? अल्लाह ना करे मैं अपने बच्चों से जलील हूँ। नहीं, मेरा माशाल्लाह फर्मा बरदार बेटा है, बल्कि बेटा बहू दोनों मेरी बड़ी खिदमत करते हैं। रहने दो, कोई किसी का ख्याल नहीं करता। और बुढ़ापे में तो वैसे भी बूढ़े माँ बाप जो है जवान बच्चों को अच्छे नहीं लगते। फाखरा जी, आप कैसी बीवी है? अपने शौहर को खतरे में धकेल रही हैं। इसमें खतरे की क्या बात है भाई? खस्ता गुल अगर अस्पताल में पड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है मैं अपना कारोबार छोड़ तो नहीं सकती ना। किसी न किसी को तो कारोबार देखना होगा। बस तुम चले जाओ और वहाँ पे सप्लाई शुरू कर दो। आप ही ने तो हमें बताया था ना कि खस्ता गुल जो है वो स्मगलिंग में इन्वॉल्व है, और आप फिर भी चाहती हैं कि हम वहां जाएं। तुम नए आदमी हो, शक्ल से शरीफ इंसान लगते हो, किसी का शक भी तुम पे नहीं जाएगा। सिर्फ इस उम्मीद पर कि हम पे शक नहीं जाएगा आप हमारी जिंदगी दांव पे लगा रही। एक तो माजिद तुम्हें मुफ्त की रोटियां खाने की ना आदत पड़ गई है। ये रोटियां कमाने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वैसे ये मुफ्त की रोटियों का ताना ना ही दे तो बेहतर है, इसलिए कि आप अच्छी तरह जानती थी कि हम बेरोजगार हैं, फिर भी आपने हमसे शादी की। और फिर अब ये ताना क्यों दिया आपने? पहले बेरोजगार थे ना, अब जब रोजगार है तो जी क्यों चुरा रहे हो? हम मेहनत से जी नहीं चुरा रहे, बस गैर कानूनी काम नहीं करना चाहते हैं। मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं करती। ये तो आप कह रही हैं ना फाखरा जी, जबकि हकीकत क्या है आपको इसका मालूम है, और इसकी सजा भी। मैंने कह दिया ना, तुम कोर्ट जाओगे तो बस जाओगे। अब तुम्हारी माँ अब्बा जी से क्या बात करने गई थी, जरा बता देंगी आप? मुझे क्या पता, अभी अम्मा आएंगी तो तुम खुद ही पूछ लेना। क्या पूछूं अम्मा से? अरे तुम्हारी माँ को क्या जरूरत पड़ी थी अब्बा जी से बात करने की? अरे कोई उल्टा सीधा बोल दिया तो खुद ही नाराज हो जाएगी, फिर बोलेगी सादकाबाद की टिकटें ला के दो मुझे। मेरी अम्मा इतनी बेवकूफ नहीं है कि कुछ उल्टा सीधा बोलेगी, उसे हमारी ज्यादा टेंशन है। अरे अब्बा जी पर अब कोई बात असर करने वाली नहीं है, वो अपने दिलो दिमाग की बात सुनते हैं, या एहसन अंकल और कमाल अंकल की। हाँ तो फिर तुम एहसन अंकल और कमाल अंकल से बात कर लो। क्या बात करूं कमाल अंकल और एहसन अंकल से? अरे मुझे शर्म आती है कि अब्बा जी से कहते हुए कि वजीफा बांध दें और घर मेरे नाम कर दें। तो इसमें शर्म करने की कौन सी बात है? उनकी दौलत पे तुम्हारा पूरा पूरा हक। ये तो वही बात हुई ना, हकदार तरसे और अंगारे बरसे। तुम सिर्फ अपने हक की बात करती हो, कभी सोचा है कि अब्बा जी का हक भी हम पर है? उनका हक अदा करते तो हैं हम, वक्त पर खाना, कपड़े, दवाइयाँ, सब चीजें तो कर रहे हैं हम। वो इंसान है परवीन, उन्हें हमारी तवज्जो की जरूरत है, हम सिर्फ अपने मतलब की बात करते हैं। अब ऐसे में तुम्हारी माँ फिर वही बात करने चली गई हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो सब गड़बड़ कर देंगी। वो कुछ गड़बड़ नहीं करेंगी, नहीं, उनका दिल ज्यादा जलता है हमारे लिए। मोहतरमा, अगर थोड़ा सा दिल वो अपने बेटे और बहू के लिए भी जला लेना तो कितना अच्छा होगा। देखो नहीं, मेरे मामला में टांग अड़ाने की कोशिश बिल्कुल मत करो, ठीक है? और अपनी हद में रहो। मैंने मुख्तार साईं से बात कर ली है, वो अहमद की रिहाई के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन दानल, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है पावर ऑफ अटर्नी तो माजिद भाई के नाम पे नहीं है। ठीक है, फिर मैं माजिद भाई को यहाँ पे बुला के सारी डिटेल्स बता दूंगी। अच्छा दानल सुने, आप एक बात तो भूल ही गए, शहनाज, उनकी शादी भी तो करनी है, उन्हें यहाँ पे अकेला तो नहीं छोड़ के आ सकती ना मैं आपके पास। मैं चाहती हूँ कि शहनाज अपने घर की हो जाए, अब सारी जिंदगी उनकी यूं तो नहीं कट सकती ना। ठीक कह रहा है, यही तो हमारे मुआशरे का अलमिया है, अगर औरत का शौहर मर जाए तो सारी जिम्मेदारी औरत पे डाल दी जाती है। अगर उसका घर नहीं बच सका तो उस बेचारी का इसमें कोई कसूर नहीं है। हाँ मैं कोशिश करती हूँ,
परवीन मेरी बात मान, इस बुड्ढे का झटका कर देते हैं। वैसे भी इस बुड्ढे का मरने का फिलहाल तो कोई इरादा नहीं है। अम्मा कैसी बातें करती हो? अगर किसी को जरा सा भी शक हो गया ना तो हमारी बाकी की जिंदगी जेल में चक्की पीसते हुए गुजर जाएगी। डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, मैं हूँ ना तेरे साथ। और वैसे नईम भी तो यही चाहता है, बुड्ढा सोते का सोता रह जाएगा। नहीं अम्मा नहीं, नईम ने तो फौरन दूसरी शादी कर लेनी है और फिर मैं क्यों अपनी जान मुसीबत में डालूं? अरे मुश्किल में जान तो अभी भी है, ना अच्छा पहनने को ना अच्छा खाने को। मैं तो उस वक्त को कोसती हूँ जब मैंने नईम से तेरी शादी के लिए हामी भरी थी। अच्छे से अच्छे रिश्ते मौजूद थे। अब अम्मा ऐसा तो मत कहें, नईम मेरी खुशी के लिए इतनी मेहनत तो करते हैं, कौन सा आराम है जो उन्होंने मुझे नहीं दिया? अरे ये आराम है? जैसी नीयत वैसी मुराद। और अगर तू इतने पर ही खुश है तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला। और वैसे भी ये सब कुछ जो तुम लोगों का है, तुम्हारा बुढ़ा ससुर सांप बन के बैठा हुआ है, ना मरता है ना जान छोड़ता है। अब मैं क्या करूं? इंश्योरेंस करवा के बैठे हुए हैं, कोई ऐसा रास्ता हो कि अब्बा जी मरे और हम क्लेम कर सकें। मगर अब्बा जी ने तो कयामत तक जिंदा रहने का फैसला कर रखा है। अम्मा कभी कभी मुझे तो ऐसा लगता है कि सलीम के बच्चों को भी खिलाएंगे अब्बा। क्या कहा तूने? इंश्योरेंस यानी बीमा पॉलिसी? यार तुमसे 1000 दफा कहा है कि सिद्दीक की बात का बुरा ना माना करो, वो तो हमेशा से ही इसी मिजाज का आदमी है। यार ये भी कोई नाराजगी की बात थी जिस पर वो रूठ के चला गया? यार तुम दोनों का जवाब नहीं है और तुम दोनों की लड़ाई हमेशा की है, बच्चों की तरह जरा सी बात पे लड़ते हो। तुमसे मैंने 1000 दफे कहा है कि वो जिस हाल में खुश है उसे रहने दो। मिर्जा मैं तो उसके भले की बात कर रहा था। तुम ही बताओ कि यूं नाराज होकर घर छोड़ना कौन सी अक्लमंदी है, ये जानते हुए भी उसके घर वाले तीनों उसकी नाम नेहाद जायदाद और पैसे पर नजर रखी हुई है। यार कमाल देखो, अगर ये राज खुल गया ना तो बहुत बुरा होगा। उसकी बहू और बेटा ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त करेंगे? जबकि जब देखी जाएगी, अभी तो ये सब कुछ हम उसके भले के लिए कर रहे हैं ना। ये तो यार हम समझते हैं ना। सिद्दीक से पूछो किस टेंशन में जिंदगी गुजार रहा है, मुस्तकिल उसे ये खतरा रहता है कहीं ये राज खुल ना जाए। मिर्जा तुम एक काम करो, उसको तसल्ली दो कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये घर हाजिर है। यार ये तुम मुझसे कह रहे हो, ये तसल्ली तुम मुझसे खुद को नहीं दे देते? यार मिर्जा 2-4 दिन तो नखरे करने दो मुझे, मैं हमेशा तुम दोनों के सामने हार जाता हूँ। माफ करना, ये मेरे सामने नहीं हारते, मुझे तुम्हारा चहीता दोस्त है ना सिद्दीक, उसके सामने हारते हो। अच्छा हमारी दोस्ती से तुम जल रहे हो? मुझे जलने की क्या जरूरत है, चले जाना शाम को उसके पास, वरना वो खामखा अपना बीपी और शुगर बढ़ा लेगा। चलो चले चल देंगे। फाखरा जी का इस तरह से जाना और यूं अचानक वापस आ जाना मेरी कुछ समझ में नहीं आया। कारोबारी औरत है यार, हम क्या कह सकते हैं। फिर भी कोई ना कोई बात है जरूर, क्योंकि मैंने उनके चेहरे पे परेशानी देखी है। लाजमी सी बात है यार, कारोबार में नफा नुकसान चलता रहता है, हो सकता है इसी वजह से परेशान हो। वैसे हबीब, ये रफीक और उसकी माँ अचानक से कहाँ चले गए? रफीक फाखरा से बात तो कर रहा था, हो सकता है मामला तय हो गए हो और चले गए हो यहाँ से। मुमकिन है, लेकिन ये दोनों इतने सीधे हरगिज नहीं है। फाखरा को ऐसे लोगों को हैंडल करना आता है, वो जानती है किसकी क्या औकात है और किसकी क्या कीमत है। जी ठीक कह रहे हैं आप, वो शुरू से ही आजाद रह के काम करती रही हैं। अगर ऐसी बात थी तो उसने रफीक को इतनी ढील क्यों दी? वो फाखरा के घर में बैठकर फाखरा को धमकी दे रहा था और ब्लैकमेल कर रहा था। मुझे तो ये सब मिली भगत लग रही है। खैर यार, हमें क्या फर्क पड़ता, जो करना है करें। वैसे एक बात है हबीब, जब मैंने हाजरा को उसकी असलियत बताई ना, उसका चेहरा देखने वाला था। अच्छा ये कब हुआ? पूरी तफसील बताऊंगी मैं आपको। जरूर, मैं सुनना भी चाहूँ। शन्नो क्या कर रही हो? चाय पियोगी नूरा? चाय बना दो, नसरीन बीबी के सर में बहुत दर्द हो रहा है, कब से बैठी दबा रही हूँ मैं। तो कोई मेडिसिन दे दो उन्हें। कहाँ मेडिसिन वगैरह, शन्नो इन लोगों के बड़े नखरे हैं, इन्हें तो खिदमतें कराने का बड़ा शौक होता है। बस बैठकर दबाते रहो, जरा सा हाथ हल्का हो जाए तो डांट पड़ती रहती है। ये तो है,
हम गरीबों के नसीब में सिवाय झिड़कियों के कुछ है भी तो नहीं। शन्नो, ऊपर वाले का निजाम भी कितना अजीब है ना। जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब है। क्या कह सकते, ऊपर वाले के भेद तो वही जाने। हम गरीब तो इस बात से भी डरते रहते हैं कि हमारी कोई बात अल्लाह पाक को बुरी ना लग जाए। सारी जिंदगी इसी डर में गुजर जाती है हमारी। और शहनाज, इन लोगों की दीदा दिलेरी तो देख, सारे गलत काम करते हैं। जिसे चाहे मार देते हैं, जिसका चाहे घर बर्बाद कर देते हैं। किसी की दौलत छीन ले, इन्हें डर नहीं लगता। छोड़ो नूरा, दिल जलाने से क्या फायदा, हम गरीबों के नसीब ही ऐसे होते हैं। हाँ तो ठीक कहती है, मुकद्दर से कोई नहीं लड़ सकता। चाय निकालती हूँ। माजिद, तुम आज जाट से मुख्तार से बात कर लेना, और वो एडवोकेट बेग से भी, अहमद के लिए। अगर हम जल्दी नहीं दिखाएंगे तो कोई और क्यों जल्दी करेगा हमारे काम के लिए। अंजुम जी, आज का वादा नहीं करते हम, लेकिन ये हमारा प्रॉमिस है कि अहमद मियां जल्द घर आएंगे। क्यों, आज क्यों नहीं? ऐसे कौन से बिजनेस चल रहे हैं जो तुम्हें फुर्सत नहीं मिल रही? अरे जरूरी है कि अगर फुर्सत नहीं हो तो उसके बिजनेस चल रहे हो। अरे कोई पर्सनल काम भी तो हो सकता है ना। कितने पर्सनल? शराफत से बताओ मुझे कि अब क्या चक्कर चला रहे हो तुम? अंजुम जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? हमारी मजाल के जो हम कोई चक्कर चला। अरे फाखरा जी के 2-3 काम है, बस वही निपटाने। फाखरा के 2-3 काम मेरे भाई की जिंदगी से ज्यादा है। मैं देखो माजिद, अगर मैं कुछ कहती नहीं ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ कर नहीं सकती। अरे माफ कर दीजिए अंजुम जी, गलती हो गई। आपके भाई पहले, बाकी सारे काम बाद में। ओके ठीक है, मुझे ज्यादा बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। जानती मैं अच्छी तरह से तुम्हें, करोगे वही जो तुम्हें करना है। क्या बात कर रही हैं आप? मतलब हाँ करें तब भी मुसीबत और ना करें तब भी मुसीबत। पता नहीं कहाँ फंस गए हम। कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है, बस वकील को फोन करके अहमद का पूछो और यहाँ घर आओ मेरे पास। अरे अभी तो आप इतने गुस्से में थी, ऐसे क्या कंट्रोल करती हैं आप भी? मतलब अब इस तरह की बात कर रही हैं आप इतने नरम लहजे में? मेरे रवैये को छोड़ो, बस शाम को शराफत से घर आ जाना। तुम्हारी पसंद की बिरयानी बना रही हूँ। खुदा हाफिज। अरे बच्ची, आप इस तरह से खांस रहे हैं, दवाई आपके सामने पड़ी है, आप पीते क्यों नहीं? फिर आप अपने दोस्तों से कहेंगे कि मैं आपका ख्याल नहीं रखता। अरे भाई, तुम्हारी इस मेहरबानी का बड़ा शुक्रिया। इस दवा से मुझ पे कोई असर नहीं होता तो क्या करूंगा पी के? तो शांदा पी लीजिए भाई। अरे भाई, मेरी खांसी जो है ना, जो शांतों के बस की नहीं है। हाँ तुम वो बताओ, वो तुम्हारे जो मेडिकल अलाउंस के कागजात तुमने मुझसे साइन करवाए थे, उसका क्या बना? अच्छा किया आपने बाजी, मुझे याद दिला दिया। आज मैं ऑफिस वालों से पूछ के फिर आपको बता दूं। अच्छा फिलहाल या करीब के मेडिकल स्टोर से मुझे कोई दवा ला दो, खांसी बहुत बुरी। अच्छा ठीक है बच्ची, ठीक। तो जल्दी आना। अरे आओ बेटा, आओ। अब्बू, ये सदीक अंकल कहाँ गए? वो तो रुकने आए थे ना। बाकी है बेटा, तुम्हारे सिद्दीक अंकल का मिजाज तुम जैसा है, घड़ी में तोला घड़ी में माशा। अब्बू, मैं तो अंकल के बारे में बात कर रही थी, मैं कहाँ से आ गई? बाकी है, आखिर तुम्हारे सिद्दीक अंकल और कमाल अंकल में लड़ाई हो गई। तौबा अब्बू, ये लोग कब बड़े होंगे? मुश्किल, अब इनका बड़े होना मुश्किल है, जितना होना चाहिए हो चुके। अच्छा सुनो, मैं हाथ धो के आ रहा हूँ, फिर दोनों बाप बेटी खाना खाएंगे। ठीक? जी ठीक है। देख परवीन, नईम से बात कर। तुम लोगों के सामने सलीम का मुस्तकबिल है, उसका भी हक है कि वो चैन से जिंदगी गुजारे। अम्मा, इतना तो बोलती हूँ नईम से, मगर उनकी समझ में कुछ आए भी तो ना। अरे उसकी समझ में आए या ना आए, तेरी समझ में आना चाहिए। अच्छा अम्मा, तुम्हारी बात भी मान लेती हूँ, मगर हम करेंगे क्या? अरे करना क्या है, तकिया मुंह पर रखकर मुंह दबा दे। वैसे भी सांस का मर्द है, दम घुट के मर जाएगा। अम्मा देख, मैं किसी को मरते हुए नहीं देख सकती। ना पापा ना। तो फिर खुद मर जा, बाहर में जा। अम्मा कोई और तरकीब सोचो ना। तरकीबें तो बहुत हैं, लेकिन हमें काम ऐसा करना है कि किसी को शक ना हो। मगर अम्मा, अचानक मौत पर शक तो हो गई ना।
और किसी को हो ना हो, उनके दोस्तों को शक जरूर होगा। आपको पता तो है अम्मा कि वो तो बाल की खाल निकालते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, वैसे भी आजकल इस बुढ़े को बहुत खांसी हो रही है, खांसी की दवा बदल देते हैं। मतलब मेरा ये है कि बोतल वही दवा दूसरी। जब खांसी को आराम ही नहीं आएगा तो फिर शोर ज्यादा मचाएंगे। मगर अम्मा, अब्बा जी के दोस्त उन्हें अस्पताल लेकर जा सकते हैं, ये तो हमारा सारा राज खुल जाएगा। तो फिर ऐसा करते हैं कि हम इसे स्लो पॉइजन देकर अपना काम शुरू कर देते हैं। स्लो पॉइजन? हाँ स्लो पॉइजन, उससे किसी को शक भी नहीं होगा और आहिस्ता आहिस्ता बुढ़े की जान निकल जाएगी। अंजुम बेटा, ये देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। ये क्या है अंकल? बेटा ये कुछ कपड़े हैं, मैं फारिया की शॉपिंग के लिए गया था, सोचा तुम्हारे लिए भी ले आऊं। इसकी क्या जरूरत थी, आपने खामखा में तकल्लुफ किया। भाई अगर तुम्हें ये पसंद आ गया ना तो समझो कि मेरी मेहनत वसूल हो गई। वैसे अंकल आपकी पसंद बहुत अच्छी है, लेकिन आपने खामखा में इतने पैसे ज़ाया कर दिए। अरे पैसों का तुम्हारा मसला नहीं है बेटा, अहम चीज ये है कि तुम्हें पसंद आए बस। खवातीन को मुतमईन करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। अंकल आप बहुत अच्छे हैं। देखो बेटा, बात ये है कि तुमने इस घर को जन्नत बना दिया, वरना पहले खानसामों के खाना खा खा कर हमारा पेट खराब होता था। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी बेटा। अंकल आपकी बेटी का मसला हल हुआ? बेटा फारिया मेरी बहू है, लेकिन वो मेरी बेटियों की तरह है। अच्छा, मैं तो उसे आपकी बेटी समझ रही थी। मसला फारिया का नहीं है बेटा, मसला मेरे बेटे का है, सरासर उसका हुसूल है। तो फिर अंकल आपने क्या सोचा उन दोनों के दरमियान गलतफहमी को दूर करने के लिए? हाँ बेटा, सोच रहा हूँ कुछ दिनों के लिए उनके पास चला जाऊं और वहां जाकर उनको समझाऊं। बेटा तुम्हें तो पता है कि मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे तो फिक्र उन बच्चों की है जो इन दोनों के दरमियान पिस जाते हैं। भाई जब मैंने एक दफा मना कर दिया कि मैं गोठ नहीं जाना चाहती, तो मुझसे क्यों जबरदस्ती कराई जा रही है? जब कह दिया तो बात खत्म ना। नसरीन, बाबा साईं बहुत गुस्से में है और तू जानती है कि बाबा साईं एक दफा यहाँ पे आ गए तो तुझे जाने से कोई नहीं रोक सकता। भाई आपकी तो बाबा साईं फिर भी सुनते हैं ना, आप उनको मना कर दें। वो क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाह रहे हैं? मेरी बाबा साईं से बात हुई है, वो कहते हैं कि नसरीन खामखा परेशान हो रही है, उसकी शादी में चाचा से नहीं करूंगा। बाबा साईं की बात पर आप यकीन कर सकते हैं, पर मैं बिल्कुल भी नहीं। बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा बेटा अहमद खैरियत से घर आ जाए, मेरे लिए ये सब कुछ है। अब्बा जी हमारी बात हुई थी बेग साहब से, बेग साहब ने तसल्ली तो बहुत दी है, बाकी अल्लाह मालिक है। बेटा मेरी तरफ से दानियाल का शुक्रिया अदा कर देना कि उसने बूढ़े बाप की दुआ ले ली। पता बेटा मैं तो नाउम्मीद हो गया था कि मैं अपनी जिंदगी में अपने बेटे को दोबारा देख सकूंगा या नहीं। दानियाल बिल्कुल ठीक है, बल्कि उन्होंने मुख्तार मियां के जरिए आपको सलाम भी करवाया और ये भी कहा है कि आप उन्हें दिल से माफ करते हैं। नहीं 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 बेटा, मैंने आज तक उसे बद्दुआ नहीं दी, मगर ये जो कुछ भी हुआ ये अहमद का लालच और वो जो हमने उस मासूम बच्ची लाइबा का दिल दिखाया ना, उसकी वजह से हुआ। अब्बा जी कुछ लोगों के नसीब में कभी सुकून नहीं होता, लाइबा भाभी भी कुछ ऐसे ही मुकद्दर लेके आई थी। अच्छा वो सिद्दीका आंटी और कायनात का कुछ पता चला? वैसे माजिद, सिद्दीका भाभी ने मेरे साथ बड़ा जुल्म किया यार। अहमद की निशानी को वो अपने साथ ही ले गई, उनका इस तरह उसे ले जाना कुछ मेरी समझ में नहीं आया। अच्छा अब्बा जी वो जो इनका हैदराबाद में मकान था, वहां से कुछ मालूमात वगैरह मिली? वो उसे बेचकर तो कहीं गई हैं। खैर अल्लाह उन्हें जहां रखे अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन। अब्बा जी वो अंजुम कहाँ है? अंजुम जी बेटा वो खाना बना रही है, क्यों क्या तुम्हारे आने का उसे इल्म नहीं है? नहीं नहीं, शायद उन्हें इल्म नहीं है इसलिए कि हमने मना कर दिया था आने से। ओहो, जब भी उसका मूड बहुत खराब है। मैं जल्दी जाओ अपनी शक्ल दिखा दो, वरना खाने में नमक कम या ज्यादा हो जाएगा।
जी जी हाँ बाबा। अम्मा, जो कुछ तुम बता रही हो इसमें तो खतरे की बात है। अगर किसी को जरा भी शक हो गया तो हमारी जान तो मुसीबत में पड़ जाएगी। देख परवीन, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर डरेगी तो फिर जिएगी कैसे? तुझे अपना नहीं तो अपने बेटे के मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। वही तो सोच रही हूँ, इसीलिए तो राजी भी हूँ। शाबाश, ये हुई ना बात। अच्छा अम्मा, ख्याल रहे किसी को शक ना होने पाए। कुछ नहीं होता, मैं हूं ना तेरे साथ। एक काम करते हैं, हम अपना रवैया इस बुढ़े के लिए कुछ बेहतर कर देते हैं, उसकी जरा अच्छे तरीके से खिदमत करते हैं। और वैसे भी बेटा, कुर्बानी से पहले जानवर की अच्छे तरीके से खिदमत की जाती है। बस अम्मा, अब तुम देखती जाओ। अंजुम जी, तुम कब आए? बस अभी थोड़ी देर पहले आए थे। अब्बा जी से बात कर रहे थे, पता चला आप किचन में, तो हम। पर तुमने तो आने से मना कर दिया था। अजीब, मना तो कर दिया था, लेकिन आपने बिरयानी भी तो बनाई थी और कहा था कि आना है। अगर हम नहीं आते तो आप नाराज हो जाती ना। अच्छा ये बताओ कि तुम एडवोकेट से मिलकर आए? जी जी, गए थे, बहुत पुरुमीद हैं वो। कह रहे थे अमर मियाँ जल्द घर आएंगे। या अल्लाह तेरा शुक्र है। वैसे एक खबर और भी है। अच्छी या बुरी? अच्छी है, बल्कि बहुत अच्छी है। तुम क्या फाखरा को छोड़कर आए हो? लाहौल वाला कुव्वत। इसमें लाहौल वाला पढ़ने की क्या जरूरत है? मेरे लिए इससे अच्छी खबर कोई और हो ही नहीं सकती। अरे छोड़े ना इन बातों को, खबर सुने ना। वो जो अरीना मैडम की जायदाद थी ना, अरे जिसकी पावर ऑफ अटॉर्नी हमारे नाम थी, वो हमें वापस मिल जाएगी। दानियाल मियाँ दस्तबरदार हो गए तमाम जायदाद से, और अब उनका बिजनेस और जायदाद अहमद मियाँ के नाम हो जाए। क्या? तुम सच कह रहे हो? ये तो बहुत अच्छी खबर है। सच बताओ माजिद, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? अरे हमें क्या जरूरत पड़ी है झूठ बोलने की? तुमने ये बात अब्बू को बताई? अभी नहीं बताई, जब वक्त आएगा जब बताएंगे। मैं माजिद को भेज रही हूँ, वो भरोसे वाला इंसान है, और माल की सप्लाई भी तुम उसी से करवाना। नहीं शेरगुल, यही वक्त है माल की सप्लाई का, और वैसे भी बाकी लोगों ने तो माल की सप्लाई बंद कर दी है ना। लेकिन कुछ नहीं, बस मैं उसे भेज रही हूँ, तुम उसे हैंडल कर लेना। थोड़ा सा मुश्किल आदमी है, लेकिन हो जाएगा सब कुछ। अच्छा चलो ठीक है, मैं फोन बंद करती हूँ। अल्लाह हाफिज। अहमर की रिहाई की खबर ने तो मिर्जा को जैसे जवान कर दिया। बहुत खुश है। जाहिर अंकल, खुश होने वाली बात तो है, बेटे हैं उनके, और फिर अब तो इकलौते वारिस हैं, खुश तो होंगे। तुम अहमर के वकील से बात करो, और अगर रिहाई के सिलसिले में कुछ पैसों की जरूरत है तो मुझसे ले लो। अरे नहीं, पैसों की जरूरत नहीं। असल में वो दानियाल मियाँ है ना, उनके जो लॉयर हैं वो ये केस देख रहे हैं। इंशाल्लाह अहमद मियाँ बहुत जल्द हमारे दरमियान। मेरा मशवरा तो ये है कि अहमद बाइज्जत रहा हो, और जैसे ही रहा हो उसको बैरून मुल्क भेज देते हैं, ताकि वो आराम से जिंदगी गुजारे और शादी करे। हम भी यही सोच रहे हैं। अच्छा आप वो बताएं कि अब्बा जी ने और क्या कहा? आप मुख्तार सिंह की बहन है, इसलिए मैं आपकी इज्जत करती हूँ। बेहतर यह है कि आप उस इज्जत को मलिया मेट मत करें। अच्छा, तुम करोगी मेरी इज्जत को मलिया मेट? तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके मैंने चील कौवों को ना खिला दिए तो मेरा नाम नसरीन नहीं। हम नहीं कर सकते ये सब कुछ। कैसे नहीं कर सकते? अगर खुशी से करोगे तो तुम्हें ही फायदा होगा, वरना नुकसान का तो तुम्हें पता ही है। आखिर जी, क्या फायदा होगा आपको? जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना, तो उंगलियां टेढ़ी करनी